जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें आरजू काजमी, भारत से मेजर रिटायर्ड जनरल साहब है अश्विनी श्रीवास्तव साहब और फकर यूसुफजई के बीच बहुत ही जबरदस्त और पॉजिटिव डिबेट हुई और पॉजिटिव ही सलाह देते हुए भारतीय मेजर रिटायर्ड अश्विनी श्रीवास्तव जी ने उनको एक राय दी है कि आज आप भारत के युवाओं को देखो कैसे अमेरिका में, नासा में और भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ के पदों पे नियुक्त हो रहे हैं भारतीय युवा। जबकि दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान को देखें तो आपने आज तक एजुकेशन सिस्टम को ऐसा नहीं बनाया कि कोई भी पाकिस्तानी कोई बड़े ओहदे पे पहुंचे कहीं ना कहीं। तो दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव डिबेट थी, जिसमें आरजू काजमी और फकर यूसुफजई अश्विनी श्रीवास्तव जी को बहुत ही मन लगा के सुनते रहे और उनको भी पता था उनके सामने बोलना बिल्कुल पागलपंथी होगा, क्योंकि वो बहुत ही तथ्य और पूरे सबूतों के साथ बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आप ये डिबेट देखिए, बहुत ही पॉजिटिव डिबेट है, हम आपके लिए लेके आए हैं। तो दोस्तों डिबेट देखिए और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों क्लब से भी कर्जा लिया हुआ है और अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने आपको ग्रे लिस्ट पे डाला है। ग्रे लिस्ट में भारत ने तो डाला नहीं, वो इसलिए डाला है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग। अभी जैसे अगर आप देखें जो बात तुलना होती है भारत की और पाकिस्तान की, आज जो भारत ओरिजिन के सीईओ हैं, वो सीईओ बड़ी बड़ी कंपनियों में अभी अमेरिका ने लगाए हैं। जिस प्रकार से गूगल में अपना सुंदर पिचाई है, माइक्रोसॉफ्ट में सत्य नडेला है, आईबीएम में अरविंद कृष्णा और एडोब में शंकर नारायण, और अभी ट्विटर पे पराग अग्रवाल को लगाया है। तो आप ये समझने की कोशिश करो कि कहां तो भारत किस दिशा में जा रहा है कि टॉप अमेरिकन जो सीईओ हैं वो इंडियन ओरिजिन है, और कहां पाकिस्तान जहां पर अगर 100 इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं तो 70 पाकिस्तान में मिलते हैं। आज जो लश्कर तौबा का कमांडर कौन है? वो पाकिस्तानी हाफिज शहीद है। जमाते उल दावा का जो है वो मसूद अजहर है। अभी तहरीक लबाक पाकिस्तान जो था साद रिजवी, उसको छोड़ दिया गया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का भी जो लीडर है नूर वली मसूद, वो भी पाकिस्तान के मदरसा में पढ़ा हुआ था। अभी आपके अफगान के अंदर जो गवर्नमेंट बनी है हक्कानी नेटवर्क की, सिराजुद्दीन हक्कानी, वो आपके पाकिस्तान मदरसा थे। मेरा मतलब ये मैं कोशिश करने की कर रहा हूं कि नुकसान पाकिस्तान को खुद हुआ है, जैसे उन्होंने टेररिज्म का हाथ पकड़ा है और आज वो बदी से बदनाम हो रहे हैं। आज उनकी सिचुएशन है वो टूटने के कगार में। फाइनेंशियली आप ऐसी हालात में हैं कि अगले 2-3 साल में आप रह नहीं पाएंगे जिस हिसाब से हम चल रहे थे। देखो आज आपके पास 200 से बिलियन डॉलर का तो कर्जा है, आपको 4 से 5 बिलियन डॉलर चाहिए कर्जे का इंटरेस्ट देने के लिए, आपके पास तो पैसा है नहीं। उसके बाद आपका जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो चीन ने अपने फायदे के लिए बनाया है। वो आपके रिसोर्सेज बलूचिस्तान में भी एक्सप्लॉइट कर रहा है, गिलगिट बाल्टिस्तान में। अभी बलूचिस्तान में लोग उसके अगेंस्ट आगे 18 दिन से अभी प्रदर्शन चल रहा है। लोग कहते हैं कि भाई हमारा इलाका चीनियों ने घेर लिया है, चीनियों ने अपनी जो एक पोर्ट बना दिया है, हम फिशरमैन बाहर नहीं जा सकते। तो मेरा मतलब यह है कि पाकिस्तान को खुद झांक के देखना पड़ेगा। सच्चाई है पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नाम की है, क्योंकि पावर फ्लोज फ्रॉम रावलपिंडी, नॉट फ्रॉम इस्लामाबाद। और इसके कारण जो पाकिस्तान की जो आर्मी है, आपको सबको पता है कि आज वो फौजी फाउंडेशन चलाते हैं, जिसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट है 50 से 60 बिलियन अभी डॉलर। अभी जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने भी यही बोला है कि आप पाकिस्तान की आर्मी किस प्रकार से गवर्नमेंट ग्राउंडों को कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल कर रही है। तो अगर उनको यह सोचना चाहिए कि यह कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान एक फौजी फाउंडेशन चलाता है जिसका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट 50-60 बिलियन डॉलर ही नहीं, उसके अंदर कोलगेट टूथपेस्ट से लेके सीमेंट, बैंक से लेके आपका रियल एस्टेट, सब के सब पाकिस्तान की आर्मी चलाती है। एक प्रकार से पैरेलल इकोनॉमी चलती है। उसके बाद आपका हवाला मनी जो आती है, उसके बाद ड्रग्स का स्मगलिंग, ओपियम की खेती बाड़ी होना। तो ये अगर पाकिस्तान की आर्मी इसके अंदर इन्वॉल्व है तो उसकी इकोनॉमी कैसे चलेगी? तो सच्चाई यह है कि अभी झांक के देखना पड़ेगा पाकिस्तान को। और पाकिस्तान की आर्मी ने एक चुंगल डाल रखा है पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि वो जानती है कि उनका वजूद खत्म हो जाएगा अगर भारत के साथ रिलेशन अच्छे होंगे। मैं कहता हूं अगर भारत के साथ
रिलेशन अच्छे होते हैं पाकिस्तान के, तो भारत को तो फायदा होगा, पर पाकिस्तान को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की जो है फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। तो ऐसे में मुझे लगता है पाकिस्तान को अंदर झांक के देखना चाहिए कि अगर वो टेररिज्म का छाप छोड़ दें तो बातचीत हो सकती है। टेररिज्म एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर। और जब तक वो एक प्रिंसिपल बनाया है पाकिस्तान आर्मी ने, ब्लीड विद 1000 कट, जब तक वो ये नहीं छोड़ेंगे तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। तो ये भारत नहीं कह रहा। अगर आप ग्रे लिस्ट पे हो, ब्लैक लिस्ट पे आने वाले हो, टर्की जिसके साथ आप थे उसको भी ग्रे लिस्ट पे डाल दिया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, आज आपके साथ कोई खड़ा नहीं है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, क्या आप जिस रास्ते पे जा रहे हो पाकिस्तान, वो रास्ता ठीक है? क्या आपको इकोनॉमिकली निकाल लेगा, या ऐसा ना हो कि उसके फाइनेंशियली आप इतना पैसा कर्जा ले लो चीन से कि आप चीन के एक्सटेंडेड स्टेट बन जाएं, जिस प्रकार से श्रीलंका में हावन टोटा में हुआ है, या बाकी जगह में हो रहा है, मलेशिया में हो रहा है, मालदीव में भी हुआ है, और अभी युगांडा के अंदर जो इंटरनेशनल पोर्ट भी चीन ने ले लिया। तो सच्चाई है, चीन को मद्देनजर रखते पाकिस्तान को झांकना पड़ेगा। पाकिस्तान जो टेररिज्म की तरफ जा रहा है, जहां पर वो गुड और बैड टेररिस्ट को फर्क करता है, वो टेररिस्ट जो कि भारत के अगेंस्ट जाते हैं, लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद, उनको वो गुड टेररिस्ट होता है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, क्योंकि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जाते हैं, उनको बैड टेररिस्ट होता है। जब तक ये फर्क नहीं छोड़ेगा, जब तक आतंकवाद के अगेंस्ट जाएगा नहीं, और बार बार ये विक्टिम कार्ड खेलता है पाकिस्तान की, हम भी तो टेररिज्म के विक्टिम है। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ पाकिस्तान से, टेररिज्म पैदा ही किसने किया है? अगर आपने टेररिज्म पैदा किया है तभी तो आप विक्टिम हैं, और आपने हमारे लिए भी टेररिज्म पैदा किया, अपने लिए भी। तो मैं यही कहूंगा आरजू कि अभी पाकिस्तान को झांक के देखना चाहिए। अगर पाकिस्तान चाहता अपने सच्चे मन से प्रोग्रेस, तो ये टेररिज्म का साथ छोड़ दे और इससे दूर आए, गुड और बैड टेररिस्ट के बीच में फर्क करना बंद कर दे। और जो अगर वो टेररिज्म का साथ छोड़ देगा, मुझे लगता है कि उसकी रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। अगर भारत और पाकिस्तान के आने वाले समय में रिलेशन अच्छे होते हैं तो दोनों देश को फायदा है, इंडिया को भी फायदा है, पर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा है। वो समय आ गया, अभी पाकिस्तान को देखना चाहिए, पाकिस्तान की जो सिविल सोसाइटी है उसको देखना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को देखना चाहिए, हम किस तरफ जा रहे हैं। और जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन फखर, लास्ट कमेंट आपकी तरफ से, आप क्या कहते हैं कि वाकई में क्या सिविल सोसाइटी पाकिस्तान की इतनी स्ट्रांग है कि वो इन सब चीजों को कंट्रोल कर सके और सब चीजों को सही ट्रैक पे ला सके? अर्जु, असल बात यह है कि पॉलिसी मेकर्स कौन है, वो सिविल सोसाइटी नहीं है, पॉलिसी मेकर्स कोई और हैं। तो जो पॉलिसी बनाते हैं तो ठीक है, उसमें रेजिस्टेंस शो कर सकते हैं एज ए सिविल सोसाइटी मेंबर, एज ए जर्नलिस्ट, मैं, आप और हम जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो उस पे रेजिस्ट करते हैं। बट द थिंग इज कि वी आर नॉट द पॉलिसी मेकर्स इन पाकिस्तान, बल्कि मैं कहता हूं कि पार्लियामेंट भी उस तरीके से पॉलिसी मेकिंग नहीं करता। अगर डेमोक्रेटिक तरीके से पॉलिसी मेकिंग शुरू हो जाए तो हमारा, और हाँ इसके साथ कि हमारी जो डिप्लोमेटिक पॉलिसीज है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं हमारे दुनिया के साथ, वो पार्लियामेंट उसको तय करे तो फिर बेहतरी आ सकती है। फिर हमारे हिंदुस्तान के साथ भी बातें सही हो सकती हैं, अफगानिस्तान के साथ भी हो सकती हैं, ईरान के साथ भी हो सकती हैं, चाइना के साथ भी हो सकती हैं, यूएस के साथ भी हो सकती है, और बाकी दुनिया के साथ भी हो सकती है। हमारी फॉरेन पॉलिसी पहले पिंडी में, उसके बाद रियाद में, और लास्ट में वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क में होती है। तो जब आपकी ये सारी चीजें चल रही और आप कहते हैं कि नहीं, क्योंकि वहां पे बैठे हुए लोग जो हैं उन्होंने ये देखना है कि हमारा इंटरेस्ट किस में है, वो ये नहीं देखते कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का इंटरेस्ट किस चीज में। अगर ये बात देखी जाए तो क्यों नहीं कर सकते? हमसे छोटे छोटे ममालिक हैं, हमसे बुरी हालत में ममालिक हैं, वो आज बेहतर पोजीशन में आ गए, लेकिन वो अपने फैसले खुद करते हैं। हम अगर अपने फैसले खुद करना शुरू कर दें तो यकीन करें, ऐसा नहीं है कि मुश्किल हालात किसी दुनिया के, सिर्फ पाकिस्तान वाहिद मुल्क है 200 ममालिक में जिनके ऊपर इस तरह के हालात हैं। हमसे ज्यादा बुरे हालात लोगों पे आए, लेकिन उन्होंने अच्छे डिसीजन मेकिंग से, और उनके जो फैसला साजी का जो घर है, वो उनका जो है पार्लियामेंट है, उसमें बिल्कुल तब्दीली आ सकती है, बिल्कुल हो सकता है। और द थिंग इज, मैं यहाँ पे एक और बात करना चाहूंगा, छोटी सी, खत्म करूंगा फिर, कि फौज
हमारी फौज है, मैं कहता हूं वो जरूरी है, हिंदुस्तान की फौज है, उनको बिल्कुल उसकी जरूरत है। चाइना के साथ उनके मामलात, और वैसे भी कोई अगर मामलात ना भी हो तो फिर भी आप अपने एक्सटर्नल बॉर्डर्स के लिए फौज रखते हैं। लेकिन फौज का जो काम है वो उनको वो करना पड़ेगा, या उनको आप इस पे मतलब पॉइंट पे लेके आएंगे कि सर आपका काम जो है बॉर्डर्स को संभालना है। इंटरनल जो मैटर्स हैं, इंटरनल सिचुएशंस हैं, फॉरेन पॉलिसी है या और बहुत सारी चीजें, वो आपका काम नहीं, आपका कंसर्न नहीं है। आपको टैंक चाहिए, आपको जहाज चाहिए, आपको बंदूक चाहिए, या आपको कुछ और चाहिए, आपको अच्छा खाना चाहिए, आपको स्टेट ऑफ द आर्ट चीजें चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आप अपने इलाके में रहेंगे, अपने बैरक में रहेंगे, या आप अपने बॉर्डर्स पे रहेंगे। बाकी इंटरनल चीजें हमें अगर जरूरत होगी, जिस तरह दुनिया में कहीं भी होती है, तो यार कहीं फ्लड आता है या कुछ ऐसी मतलब नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, तो अपनी फौज को वो कॉल करते हैं। लेकिन हम बुलाते हैं, वापस अपनी जगहों पे चले जाते हैं। वो हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि वो आते हैं और जहां पे उनका काम नहीं है वो कहते हैं नहीं यही तो हमारा असल काम है। जनरल साहब ने 2 चीजें की, हमारे कुछ लोग उस पर नाराज भी होते हैं कि यार मैंने 2-3 दिन पहले इत्तेफाक है, एक एक्स आर्मी पर्सनल के साथ गपशप मेरी चल रही थी कराची में, तो मेरी उनसे भी कहा, मैंने कहा सर मेरा पॉइंट ये है कि मेरी फौज जो है कारोबार ना करे, या अगर करती भी है लेट सपोज तो कम्पिटिटिव तरीके से करे। मतलब ये ना करे कि टेंडर हमने लेना है, ये टेंडर हमें ही आप दे दे बस बगैर किसी कंपटीशन के। मेरा कहा ये मेरा कंसर्न है, मैं कहा ये खत्म कर दे। बेशक अगर उनको बिजनेस करने का शौक है तो उसके लिए एक अलग शोबा बनाए, और जो रिटायर्ड लोग हैं वो कहेंगे भाई हम कंपटीशन में लेंगे, ये रोड का ठेका हमने लेना है, ये फ्ला चीज हम बनाएंगे, लेकिन हम कंपीट करेंगे और अगर हमें मिलेगा तो हम करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल सर आप करें। मैंने कहा मैं भी आपकी वाह करूंगा, आपके लिए तालियां बजाऊंगा, और तो कुछ कर नहीं सकता। तो ये चीजें नहीं करते वो कहते हैं नहीं, वो हमारे पश्तो में कहते हैं मीम जरमा टोल जमा, यानी जो कुछ है वो मेरा है। तो वो जब ये करते हैं तो फिर बाकी भी तो भाई ये 22 करोड़ बेचारे जो है, 22.5 करोड़, ये भी तो इंसान है ना, ये इनको भी रोटी चाहिए, इनको भी कपड़ा चाहिए, इनको भी सर के लिए छत चाहिए, इनको भी बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, इनको भी अच्छे हॉस्पिटल चाहिए। मतलब ये तो नहीं है कि आप सिर्फ इंसान है, आपने खाकी पहन ली और हम कहें भाई ये बाकी तो मतलब कोई भेड़ बकरियां, आप इसको मतलब कहीं पे भी लपेट लो। ये इन चीजों से अगर जब भी हम निकल आए, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि पाकिस्तान फ्लरिश कर सकता है, बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, और दुनिया में हर जगह इज्जत होगी, वो अमेरिका हो या कोई और बड़ी ताकतें हो, और हमारे हिंदुस्तान के साथ भी आना जाना, बातचीत और बिजनेस अच्छे तरीके से चलेगा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन लास्ट में मैं यही कहूंगी कि वो जैसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहते हैं कि जी शेर के मुंह को खून लग गया है तो अब कौन छुड़ाएगा। तो वो वाली बात हमारी फौज की है कि अब कौन उनको कहेगा कि जी बॉर्डर पे जाओ और पॉलिटिक्स में ना आओ, क्योंकि अभी भी आप जानते हैं जो गवर्नमेंट चल रही है वो किस तरह से चल रही है और कौन चला रहा है। क्योंकि लोग पूछते हैं, इंडिया से पूछते हैं हमने बात किससे करनी है, बाजवा साहब से करनी है कि खान साहब से करनी है। मैं तो साफ कह देती हूँ बाजवा साहब से बात कर ले, इसलिए कि खान साहब ने भी उधर ही जाना है, तो इसलिए डायरेक्ट ही बात कर ले। तो ये जब तक कमजोरियों को पहचानेंगे नहीं, जब तक अपनी बात कमजोरियों को मानेंगे नहीं, अगर हम यही कहते रहेंगे नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ठीक करना मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर।